सरकारी संरक्षण में आप अगर कुछ बोलेंगे तो तुरंत भावना आहत होती है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, FIR हो जाएगा। और सरेआम चीफ जस्टिस में जूते फेंके जाना कहाँ पे है RSS सनातनी हिंदू एकता की बात करने वाला। अगर CGI BR गवई की जगह कोई स्वर्ण वहां पे CGI होता और किसी दलित युवक ने कोट पहनकर काला अगर जूता उठाया होता तो क्या वो CGI उनको छोड़ देता? सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे और दिल्ली के लोग अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर 11 बजे इकट्ठे होकर 11 तारीख को वहां से मार्च करते हुए हम सीधे संसद तक जाएंगे and launch a big democratic protest on 11th. मयंक यादव भी हैं, लॉयर हैं, शायद उस दिन कोर्ट में ही थे। अनिरुद्धाचार्य ने पिछले दिनों बकायदा कथा वाचन करते हुए बोला कि भगवान इनका सीना चीर देंगे। जस्टिस गवई जी के लिए बोला है। इस पूरे कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का सीधे सीधे बहुत ही जल्दी में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई और संदर्भ ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से जूते फेंके गए वो बेहद ही शर्मनाक है। उसकी हम भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं। और ये एक व्यक्ति पर ये कोई जूता नहीं फेंका गया है, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में सरेआम जूता फेंका गया है। और ये भारतीय संविधान, भारत, इसके ऊपर हमला है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करने की साजिश है। 400 मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। खुलेआम वो आदमी जो है ना, इंटरव्यू दिया जा रहा है, बोल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। स्टेट सुओ मोटो भी एक्शन ले सकता है, लेकिन नहीं लिया। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी आ रही है जस्टिस गवई के खिलाफ, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि पूरा उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है अभी अपराध में, राम राज्य है वहां पर। अभी राजकुमार राउत को भी मारने की धमकी दी गई है। ये खुलेआम सरकारी संरक्षण में ये गुंडागर्दी हो रही है। सरकारी संरक्षण में आप अगर कुछ बोलेंगे तो तुरंत भावना आहत होती है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, FIR हो जाएगा। और सरेआम चीफ जस्टिस में जूते फेंके जाना कहाँ पे है RSS सनातनी हिंदू एकता की बात करने वाला कि बटोगे तो कटोगे। असली बटना तो ये है, असली बटना ये है कि उसके थ्रू पूरे समुदाय को मैसेज देना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अभी कांग्रेस के लीडर हैं। आत्मजीत साहब हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन से हैं। CS भंडारी साहब हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सुकुमार, प्रोफेसर सुकुमार हैं। प्रोफेसर हरीश भी JNU से आए हैं, यहीं कहीं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शालिनी है अम्बेडकर नमा से। मंजुलता, डॉक्टर दीपा चक्रवर्ती हैं, महाराष्ट्र से आई हैं। डॉक्टर सूरज मंडल, आप सब परिचित हैं। मयंक यादव भी हैं, लॉयर हैं, शायद उस दिन कोर्ट में ही थे। धर्मवीर हमारे मित्र हैं, वो कोर्ट में थे, उसी कोर्ट में थे जहाँ पे ये घटना घटी है। शायद वो रास्ते में होंगे, आ रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया है। तो ये हमारे वक्ता हैं और संक्षेप में क्या एक्शन प्रोग्राम होगा। देखिए, चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया है, लेकिन इससे कुछ बात थोड़ी बनती है। हम क्या एक्शन लेंगे, देश भर के लोगों से क्या अपील करेंगे, इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से नेशन वाइड प्रोटेस्ट होना जरूरी है। इसलिए मैं गौतम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बात रखें। उसका 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश जी के कोर्ट रूम में खुलेआम एक व्यक्ति जो वकील की ड्रेस पहने हुए है, उसने मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारने की कोशिश की। ये कोशिश आखिर उसने क्यों की? ये हिम्मत उसके पास आई कहां से? क्या वो किसी केवल एक व्यक्ति के ऊपर हमला है या वो देश के संविधान के ऊपर हमला है या इस देश के अंदर एक संदेश देने की कोशिश है? मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी यानी वो बहुजन समाज के लोग जिनको हजारों साल तक मनुस्मृति के चलते शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से और मानवता के दर्जे से वंचित रखा और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने उनको मानवता का दर्जा भी दिया और आगे बढ़ने के रास्ते भी बनाए। मैं समझता हूं ये हमला उस मनुवादी सोच जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है, वो मनुवादी व्यवस्था और वो सोच
जिसने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और कहा था 400 पार दो तो संविधान बदलना है। यह मनवादी सोच इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ है। यही वही मनवादी सोच है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ते हैं, उस पर कालिक पोतते हैं। ये वही मनवादी सोच के लोग हैं जो मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, एक दलित के घड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं, एक दलित के मंदिर में घुसने पर हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग हमारे लोगों से शिक्षा को भी छीन रहे हैं और हमारे लोगों के ऊपर लगातार उनको पीटते हुए जान से मार देते हैं और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो किसी युवा को जय भीम बोलने पर उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई करके कहते हैं बोल जय श्री राम। ये वही लोग हैं जो किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोचते हैं, उसकी टोपी उतारते हैं और उससे बोलते हैं जय श्री राम। ये वही लोग हैं जो दूसरे के घरों में फ्रिज खोल के कहते हैं ये गाय का मीट है। ये वही लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये लोग बेसिकली आतंकवादी हैं। क्योंकि एक वकील के तौर पर जब मैं आतंकवाद की डेफिनेशन को पढ़ता हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन को पढ़ता हूं, तो टेररिज्म का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी संप्रदाय में, किसी समूह में, देश के अंदर आतंक पैदा करने का माहौल बनाए, अपने कृत्य से आतंक पैदा करे, तो वो आतंकवादी की श्रेणी में आता है। तो जब खुलेआम किसी दलित की वो हत्या करते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर वीडियो को वायरल करते हैं, और किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोचते हैं, टोपी उतारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, उसकी वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, तो ये लोग वो हैं जो जिनका देश में संविधान में भरोसा नहीं है। जब बाबा साहेब का संविधान लागू होना था 1949 में, तो उन्होंने इस संविधान की प्रतियां जलाई थी। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जगह जगह बार बार अपमान किया। इन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू करने के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। तो ये लोग, ये क्लियर सोच है, जूता फेंकने का मतलब है। क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि अगर दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्गों के लोग देश के चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाए, चाहे ये ब्यूरोक्रेट बन जाए, लेकिन उनकी नजर में इस समाज के लोगों की औकात जूते से बढ़ के नहीं है। क्योंकि ये क्लियर, ये इन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि कलम के माध्यम से, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इनको कलम दी, और महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में भी कलम और किताब है, हमारे महापुरुषों के हाथ में कलम और किताब है, ये क्लियर संदेश दे रहे हैं कि तुमने कलम हाथ में उठा ली है और तुम जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। जिस रिजर्वेशन से तुम बने, हम उस रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जिस स्कॉलरशिप से पढ़ के बढ़े, उस स्कॉलरशिप को खत्म कर देंगे। शिक्षा को महंगा करके आपके हाथ से फिर से शिक्षा छीन लेंगे। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, हम तुम्हें इंसान नहीं मानते, तो तुम्हें कलम नहीं, तुम्हारे हाथ में जूता होना चाहिए। तुम पहले भी जूते बनाते थे। तो ये जूता फेंक के पूरे इस देश के दलित समाज को, पूरे इस देश के वंचित समाज को, उनके हाथ से कलम छीनकर उनके हाथ में जूता थमाना चाहते हैं। ये क्लियर कट साजिश है, क्लियर कट संदेश है। ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, ये वॉर अगेंस्ट नेशन है। दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट। ये पूरे राज्य की खिलाफत है, सरकार की खिलाफत है, संविधान की खिलाफत है। ये वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी है। दिस इज क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी, दिस इज क्राइम अगेंस्ट स्टेट। तो इस बात को समझने की जरूरत है, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरे देश के अंदर आतंक पैदा करना चाहते हैं। बेशक से मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, जस्टिस BR गवई साहब ने बेशक उसको माफ कर दिया हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई किसी की हत्या कर दे, जिसकी हत्या हुई है, अगर उसके घर वाले कहें ठीक है जी कोई बात नहीं सर माफ कर दो, क्या भारत का संविधान, क्या इंडियन पिनल कोड, जो भारत की जो दंड संहिता जो बनी है, क्या वो ऐसे मामले में किसी को माफी की इजाजत देती है? क्या ऐसे मामलों में समझौते की इजाजत देती है? अपराध स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, अपराध पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ है। ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के बाकी जजेस की है, ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के जजेस की है, उनको सुमोटो कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूं पुलिस की भी है।
दिल्ली पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह वो आदमी आज फिर के दोहरा रहा है, कह रहा है कि भगवान मेरे सपने में आए तो मैंने ये काम किया, अगर भगवान फिर से मुझे आदेश देंगे तो मैं फिर ये करते करूंगा। इसको मैं जोड़ना चाहूंगा अनिरुद्धाचार्य से। अनिरुद्धाचार्य ने पिछले दिनों बाकायदा कथा वाचन करते हुए बोला कि भगवान इनका सीना चीर देंगे। जस्टिस गवई जी के लिए बोला है। एक तरीके से वो अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं, हमारे लोगों का सीना चीरने का संदेश दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और उसकी परिणति होती है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर जूता मारता है। तो ये कोई अनायास नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस है, मैं इसके बारे में मैं भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया, मैंने उनको याद किया और उन्होंने जो मुझे इजाजत दी, आदेश दिया, मैंने वो निर्णय दे दिया। यानी वो निर्णय कानून के हिसाब से नहीं है, वो निर्णय आस्था के आधार पे है। तो वो उन्हें तो भगवान जो बोलते हैं वो निर्णय दे देते हैं, भगवान बोलते हैं तो किसी की हत्या कर देते हैं, भगवान बोलते हैं तो किसी दलित के ऊपर जूता फेंक देते हैं, भगवान बोलते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी कोई हैसियत उनकी नजर में नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो भगवान का सहारा लेकर आखिर वंचित वर्ग के लोगों के और बाबा साहेब के मानने वाले लोगों के ऊपर इस तरह हमला क्यों कर रहे हैं? क्या उनका भगवान दलित विरोधी है? क्या उनका भगवान मानवता विरोधी है? क्या उनका भगवान पिछड़ा विरोधी है? क्या उनका भगवान अल्पसंख्यक विरोधी है? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। भगवान के नाम पर वो अपराध कर रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं, और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लगता है जैसे केंद्र की सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, और ये सब केंद्र की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये संघ के मुख्यालय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि पूरे देश में जो आतंक का भय का माहौल पैदा किया गया है, ये कहीं ना कहीं संघ की सोची समझी साजिश है। क्योंकि अभी तक भी संघ की तरफ से ऐसा कोई सख्त बयान नहीं आया, अभी तक भी केंद्र की सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई का बयान नहीं आया। तो साथियों, मैं ये आपके सामने छोड़ता हूं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। और ये संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये पूरे समाज के ऊपर हमला हो रहा है, ये मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला हो रहा है, ये हमला पूरे देश के खिलाफ है। और इसके बारे में अभी हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों में मीटिंग हुई है, और आपके चैनल के माध्यम से उस मीटिंग के निर्णय को मैं आपके बताना चाहता हूं। ये जो प्रदर्शन करना है, ये 11 तारीख को सुबह 11 बजे, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 11 तारीख को सुबह 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन होना शांतिपूर्वक तरीके से, और वो संविधान को बचाने के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ, हरिओम वाल्मीकि की हत्या के खिलाफ, और देश के तमाम, देश के अंदर जो दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी और किसानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, उस सब के खिलाफ मिलके सबने एकजुट होकर आने वाले 11 तारीख को सुबह 11 बजे अपने अपने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करना है। और दिल्ली के अंदर भी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे, और दिल्ली के लोग अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर 11 बजे इकट्ठे होकर 11 तारीख को वहां से मार्च करते हुए हम सीधे संसद तक जाएंगे, और संसद में जाकर हम लोग सरकार को अपना ज्ञापन देंगे। और परसों मीटिंग में मैं था, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सीजीआई जस्टिस गवई पर जो हुआ है वो आप एक समझिए कि ब्यूरोक्रेसी और मीडिया को टोटल कंट्रोल करने के बाद अब जुडिशरी पे कंट्रोल करने की साजिश है। मैं सीधे सीधे इल्जाम लगा रहा हूं। आप सोशल मीडिया के भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरीके से कब्जा किया गया ये सब आप लोगों ने देखा। ब्यूरोक्रेसी में एक ही स्टेट के काडर के कितने लोग जो है प्रमुख पोजीशनों पे मौजूद हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई किस तरीके से ऑपोजिशन के लोगों पे की जाती है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे टोटल कंट्रोल है। जुडिशरी पे सीजीआई बीआर गवई की रिटायरमेंट नजदीक है, 1 महीने बाद वो रिटायर हो रहे हैं। अगला जो चीफ जस्टिस आएगा वो किस तरीके के फैसले करेगा, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जस्टिस गवई को जब काम करने नहीं दिया जा रहा है तो और किसी को काम कैसे करने दिया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार माफ कीजिएगा, अंबाला के आईपीएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उन्होंने डीजीपी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि डीजीपी जो है मुझे काम नहीं करने दे रहा है। पहले तो आपने उनको होमगार्ड पे नियुक्त किया और उसके बाद उनकी पोस्टिंग और उनके रेम्युनरेशन को लेकर
आपने उन पर पक्षपात किया, और जब उन्होंने कंप्लेंट की एसपी सिटी को अंबाला में, तो वहां से होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसके बाद शुभ होकर वो इंसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है। जब इस देश का आईपीएस अधिकारी जो एक स्पेसिफिक समाज से आता है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, सीजीआई गवाही पर जिस तरीके का अटैक होता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारी और आपकी गिनती क्या है। दूसरी बात, आपने जूता की बात की, राहुल गांधी जूता बनाने वाले के यहां जाते हैं, उससे पूछते हैं कि जूता कैसे बनता है, उसको जाके एक यूनिट लाके देते हैं कि देखिए आपका काम जो है वो बड़ा मुश्किल वाला काम है और बहुत ही मेहनत वाला काम है, अगर इसको सही से किया जाए तो इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और यहां पर कुछ वर्ग के लोग जो है जूता उठाकर एससी एसटी ओबीसी समाज, वंचित समाज के लोगों पर चलाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या है, उनके पीछे का वो क्या है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत 6 अक्टूबर को जो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक लड़के की रायबरेली में हत्या कर दी जाती है, वो रायबरेली जा रहा था बाराबंकी से, बाराबंकी में भी कांग्रेस पार्टी का एमपी है और रायबरेली में राहुल गांधी एमपी है, तो उसी क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो बिहार इलेक्शन पर एससी एसटी ओबीसी एकजुट हो रहे हैं, केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, उनको डराने धमकाने के लिए। और हिंदू कोड बिल की आपने बात की, हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप पढ़ें, 48 में 49 में उन्होंने कहा हिंदू कोड बिल महिला विरोधी है। महिलाओं के खिलाफ भी ये सरकार है, ये सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये जेंडर के खिलाफ भी है, ये जाति के खिलाफ भी है। ये कोई भी काम जो है वो नहीं करने देना चाहती, क्योंकि वो सोचती है कि सब लोग जो है अपना अलग अलग है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पिछले 3-4 दिन से जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये सोची समझी नियोजित तरीके से हैं। और आखिरी में मैं एक सवाल करूंगा, अगर सीजीआई बी आर गवई की जगह कोई स्वर्ण वहां पे सीजीआई होता और किसी दलित युवक ने कोट पहनकर काला अगर जूता उठाया होता, तो क्या वो सीजीआई उनको छोड़ देता? सवाल ये खड़ा होता है। तो सब हमसे किसानों के साथ जो हुआ, कमेरों के साथ जो हुआ, मजदूरों के साथ जो हुआ, आज वंचित समाज के लोगों के साथ हो रहा है, तो यह सवाल खड़ा हो जाता है कि हम ही से क्यों बलि मांगी जाती है, हम ही को क्यों अपनी देशभक्ति बताने में जो है वो कहा जाता है कि आप प्रूव करिए कि आप देशभक्त हैं। क्या उन लोगों का कोई दारोमदार नहीं बनता अपनी देशभक्ति दिखाने का? तो इसीलिए अब किसान, कमेरे, मजदूर और वंचित समाज के लोगों को एकजुट होकर, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मेरा आग्रह है, एकजुट होकर इस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि लड़ाई लंबी है, हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 4 साल चले। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचे। हम अभी सभी किसान संगठनों से भी एक मीटिंग करके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग वहां पर उस मीटिंग में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में पहुंचे, परसों विच इज सैटरडे 11 बजे 11 तारीख। नमस्कार। ये जो हमला हुआ, ये हमला हर डेमोक्रेट, हर citizen of this country, every citizen of this country who believes in constitution, who believes in democracy, who believes in rights, and who believes in equality, they all are supposed to take seriously. This attack is on the humanity, this attack is on nation. So therefore, the entire narrative is being set over a period of time, which is 100 years narrative. आपको ये समझ रहा होगा, ये नैरेटिव 100 साल का पहले बीज डाला है ये नैरेटिव के लिए। उसी टाइम पे जो ये मनुवादी लोग का मानसिकता जो है, द एंटायर मनुवादी मेंटालिटी इज इन पीक नाउ, एंड देयरफॉर द डेमोक्रेट्स, द अम्बेडकराइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स, दे ऑल आर सपोज्ड टू कम टुगेदर। एंड इन फैक्ट अभी जो लड़ाई जो है, रोड का ऊपर आके लड़ाई करना ही है। घर पे बैठ के हम सोशल मीडिया फॉरवर्ड करके लड़ाई बंद करेंगे हम। अभी रोड पे आके लड़ाई करने का टाइम आ गया है। अभी लड़ाई नहीं किया तो आगे वाला कुछ भी नहीं बचेगा हमारा बच्चे को। तो इसलिए जैसे the dates that has been finalized for the protest across the nation, I request all the not only Dalit Bahujan communities to come together. I request all other organizations which are progressive enough. We request all women organizations to come together to protest democratically. We believe in peaceful protest. We believe in democratic protest.
We believe in parliamentary democracy. So therefore, somewhere we have to, come on 11th, 11 तारीख को हम 11 बजे हर जिला में, हर स्टेट हेडक्वार्टर में हम सब लोग फैमिली के साथ जाके, कम्युनिटीज के को जाके, उनके साथ जाके उनको कन्विंस करके ये प्रोटेस्ट क्यों इतना जरूरी है. इट इज नॉट दैट जस्ट इफ चीफ जस्टिस इज नॉट सेफ in the highest court of this nation, an ordinary citizen will never get any justice from this country until unless these Manuwadis are ruling indirectly of the state. So I request all our communities to come together, progressive people to come together and launch a big democratic protest on 11th at 11 o'clock at your respective towns, district headquarters and semi-towns. Thank you so much. 11 तारीख को 11 बजे जो CJI PR गवई पर अपमानजनक जो कुकृत्य किया गया है, उसके विरोध में जो कॉल आज हम लोगों के बीच से राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिया था, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और आह्वान करता हूं पूरे देश के OBC समाज से, खास तौर से जिनको न्याय पसंद है, जिनको संविधान के लिए लड़ना है, वो आज अगर नहीं उठ खड़े होंगे तो ये जो तमाम साजिशें चलती रहेंगी. आप देख चुके हैं कि कुछ ही दिन पहले केरल में एक स्पोक्समैन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को गोली मारेंगे और उस पर कोई कार्रवाई न बीजेपी की है न पुलिस की है. आप देखें कि किस तरह से सोनम वांगचुक जैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही करार देती है. अगर यही काम कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, कोई अल्पसंख्यक समुदाय का, कोई दलित किया होता तो आज वो जेल में सिर्फ सर नहीं रहा होता, उसके अगले 5 साल तक जेल से बाहर निकलने के कोई ही समझिए कोई हिसाब नहीं होता. इसलिए मैं आज मांग करता हूं इस सभा की ओर से कि तुरंत इस वकील को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम समझेंगे कि इस पूरे कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का सीधे सीधे इसमें उनका हाथ है. चूंकि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर फैसला होना था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब की मां ने RSS के एक सभा में जाने से मना कर दिया था, चूंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे फैसले होने हैं जिससे दलित बहुजनों की आवाज और उनके अधिकार को बचाना है. ये एक तरह से चेतावनी दी गई है जजों को कि तुम उस तरह के फैसले पर अंकुश लगाओ जिससे संविधान बचे. और चूंकि हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से पुनः आह्वान करते हैं कि देश के और समाज के लोग एक हो जाओ. संविधान सम्मत लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो बिहार चुनाव में असर देखा जाएगा. और मैं बिहार के तमाम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि इस कुकृत्य का जवाब वो चुनाव में दे और जरूर दे. जय संविधान. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.